हेलो दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं हमारे दूसरे लेक्चर में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में। हम लोग पीछे वीडियो में देखा है इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ प्रोसेस एंड कॉन्सेप्ट मैप, मतलब उसमें क्या क्या पढ़ना था वो। आज हम देखेंगे लाइफ प्रोसेस कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी की देरी के। दोस्तों, लाइफ प्रोसेस जैसा हमने कल बात किया था कि every physiological process which together perform to maintain job and are essential for sustaining life is called life process. Means physiological process कहने का मतलब जितने भी हमारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, न्यूट्रिशन, जैसा हमने कॉन्सेप्ट मैप में बताया था वो सब, तो ये सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जो कि बॉडी के इनसाइड होते रहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ मल्टी सेलुलर में मीन्स हायर एनिमल्स में ही हो, ये लोअर एनिमल्स लाइक यूनिसेलुलर में भी बहुत अच्छे से होते हैं। यूनिसेलुलर करने का मतलब बैक्टीरिया जो कि एक सेल से बने होते हैं, और मल्टी सेलुलर करने का मतलब जो कि एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, जैसे कि हायर एनिमल्स में आ गए हैं, ह्यूमंस आ गए हैं, काऊ, ऑक्स, ये सब सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। और परफॉर्म सम एसेंशियल फंक्शन फॉर सस्टेन देयर लाइफ। मीन्स ये सब फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सारे में होते हैं जो कि उनके लाइफ को सस्टेन करवाते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें है, सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर देम। वो सारे प्रोसेस होने के बाद उनसे एक एनर्जी बनता है जो कि उनकी लाइफ को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर एनर्जी नहीं हो तो लाइफ चलेगा ही नहीं। जिस तरह से गाड़ी में अगर तेल ना हो तो चल नहीं सकता, उसी तरह से अगर शरीर में एनर्जी ना हो तो भी चल नहीं सकता। चौथा पॉइंट है, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी फॉर इंडिविजुअल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये सारे एनर्जी इनसाइड से मिलते हैं न्यूट्रिशन से, और आउटसाइड से सनलाइट से भी मिलते हैं। आउटसाइड से हमें सनलाइट के थ्रू मिलता है, और इनसाइड हमें, अगर इनसाइड का बात करें तो इनसाइड हमें न्यूट्रिएंट्स। फिर दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ व्हिच वी कॉल फूड। और जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो फूड जो केमिकल का बने होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। टू द इनसाइड ए प्रोसेस इज कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन, जो कि हम लोग बाद में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इफ द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, द एडिशनल रॉ मटेरियल्स विल बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। अगर हमारा बॉडी ग्रो करता है तो उस समय हमें न्यूट्रिएंट्स के अलावा और भी सारे चीज करने पड़ते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलता है। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, सम मोस्ट ऑफ दिस फूड sources are also carbon based. Depending on the complexity of these carbon source, different organisms can then use different kinds of nutritional process. हमारा लाइफ यानी कि अर्थ पर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो कार्बन ही है, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है किसी न किसी फॉर्म में। हमारे भी खाने में जितने भी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे अगर हम न्यूट्रिएंट्स का बात करें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, ये सब कार्बन से ही बने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे इसेंशियल फूड सोर्स हैं, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, जो कि 1:2:1 रेशियो में मिला हुआ होता है। लिपिड कार्बन, हाइड्रोजन और थोड़ा सा ऑक्सीजन से बना होता है। प्रोटीन भी हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन से बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और नाइट्रोजन से बने होते हैं। आप इसमें एक कॉमन चीज देख रहे हो कि सारे में कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगभग सब में आ रहे हैं। मीन्स ये सब बेसिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सारे फूड्स में आते हैं। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट का, तो उसका मोनोमर, मोनोसेक्राइड्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलता है। और जिसका एग्जांपल शुगर, स्टार्च, सेलुलोज। शुगर हमारे खाने में होता है, स्टार्च प्लांट से मिलता है, और सेलुलोज भी प्लांट से मिलता है।
लिपिड की बात करें तो लिपिड का मोनोमर फैटी एसिड होता है। फंक्शन इसका भी, लिपिड और फैट का फंक्शन सेम, प्रोवाइड एनर्जी ही होता है और कुछ हार्मोन्स को बनाना। लेकिन इस फैट से मिलने वाला एनर्जी कार्बोहाइड्रेट के एनर्जी से ज़्यादा होता है। फैट एनर्जी ज़्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन का मोनोमर एमिनो एसिड होता है। ये हमें बहुत सारा बिल्डिंग, जिसे हम लोग पढ़े भी होंगे कि प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। मीन्स प्रोटीन खाने से बॉडी बनता है, बॉडी ग्रोथ करता है, बॉडी डेवलप करता है। और ये इनका एग्जाम्पल जैसे बीन्स हो गए, पल्सेस हो गए, मीट हो गए। न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनका मोनोमर, और ये एनर्जेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मीन्स हमारे जीन को कंट्रोल यही सब करते हैं। डीएनए और आरएनए इनका एग्जाम्पल हो गए। अब है द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी could be quite varied since environment is not under the control of individual organism। मीन्स आउटसाइड जो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे जैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज होगा वैसे वैसे हमारे आउटसाइड एनर्जी भी चेंज होते जाते हैं। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रेक डाउन और बिल्ट इन बॉडी एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू ए यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर मेंटेनिंग लाइफ living structure as well as two kind of molecules of the body needs to grow. For this these chemical reaction of body are necessary. Oxidizing, reducing reaction are some most common chemical means breakdown of molecules। हमारे शरीर के अंदर जो भी हम खाना खाते हैं तो वो ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन के प्रोसेस से वो ब्रेक डाउन होता है और उससे फाइनली एनर्जी मिलता है। जैसे हम एक खाना खाएं तो फिजिकल और मैकेनिकल से हम इसे क्रश करते हैं और केमिकल ये हमें तोड़ने में मदद करता है। मीन्स इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको निकालने में मदद करता है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड दे यूज टू प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्स ऑफ सेलुलर नीड्स इज व्हाट वी कॉल रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें पहले ये पढ़ लेते हैं कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग करना मीन्स अगर ह्यूमंस का बात करें तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जब हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और हमारे जब हम डाइजेशन से, न्यूट्रिशन से खाना लेते हैं, डाइजेशन के प्रोसेस से होते हुए वो जब ब्रेक डाउन होता है तो वो O2 और वो हमारा न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन होता है और जिससे हमें एनर्जी मिलता है, और वो प्रोसेस को, ब्रेक डाउन ऑफ फूड को हम लोग रिस्पायरेशन कहते हैं। In case of single cell organism, no specific organ for taking food, exchange of gases, removal of waste may be needed to be because entire surface of organism in contact with the environment। हमारे जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गए हैं, प्रोटोजोआ हो गए हैं, प्रोटिस्टा हो गए हैं, जितने भी सारे सिंगल सेल्ड होते हैं, प्रोटोजोआ में हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल यूग्लिना होता है जो कि सिंगल सेल्ड होता है। तो ये सब जो होते हैं उनका कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होता है न्यूट्रिशन के लिए, ना ही रिस्पायरेशन के लिए और ना ही डाइजेशन एक्सक्रीशन के लिए। इनका एक सरफेस, यानी एक तो सेल से बने ही होते हैं, इनका सेल ही इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है और ये सारा प्रोसेस उसी से करते हैं। लेकिन अगर बात करें मल्टी सेलुलर यानी कि हायर ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो उनके डाइजेशन के लिए उनके पास एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रिस्पायरेशन के लिए एक रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीशन के लिए एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। मीन्स हर प्रोसेस के लिए, हर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए एक अलग अलग उनके पास सिस्टम होता है। जैसा आप इस फिगर में देख रहे हो कि हमारा बॉडी एटम से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। और इसी को हम लोग कहते हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यू विथ देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इट इज देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक ऑफ फूड ऑफ ऑक्सीजन विल आल्सो बी फंक्शनल फॉर स्पेशलाइज्ड टिश्यू। मीन्स जिस तरह हमारे इतने बड़े बॉडी को चलाने के लिए न्यूट्रिएंट्स और फूड का जरूरत होता है,
उसी तरह से एक सेल और स्पेशलाइज्ड टिश्यू को भी चलाने के लिए उन्हें फूड की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से उनके पास जाता है। However, this process of problems since the food and oxygen are not taken up to at once place in body of the organism while all parts of body need them. This situation creates need to transportation system to carry food. जैसा हमने बताया कि इनको पहुंचाने के लिए, उनके सेल के पास पहुंचाने के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, जो कि बाद में हम लोग इसके भी बारे में पढ़ेंगे। अब पॉइंट है, when chemical reaction use the carbon source of oxygen for energy generation, they create byproduct and are not only useless for the cell of the body but could even be harmful. सभी कोई जानते हैं, जैसा सब देखते भी होंगे कि जिस तरह से एक गाड़ी हो, उसमें हम लोग फ्यूल डलाते हैं, गाड़ी चलती है और उससे एक बाय प्रोडक्ट के रूप में एक हार्मफुल गैस निकलता है, CO2, जिन्हें हम जानते हैं। उसी प्रकार से हमारे बॉडी में भी जब हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो न्यूट्रिएंट्स का डाइजेस्टेड फूड तो यूज हो जाता है, मगर अनडाइजेस्टेड फूड को हमें बाहर निकालना होता है। अगर जब तक हम उसे बाहर ना निकालें तो हमारा वो ना ही हमें डैमेज कर सकता है, बल्कि वो हमारे लिए हार्मफुल सिद्ध होता है। इसलिए इसके लिए भी एक सिस्टम, हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। These waste byproducts are therefore need to be removed from the body, discarded outside the process called excretion. और जिस प्रोसेस से ये निकलता है उन्हें हम excretion कहते हैं। Again, if the basic rules of body design in multicellular organism be followed, a specialized tissue for excretion we will developed, which means the transportation system will need to transport waste away from the cell to the excretory tissue. और हमारे सेल में भी वेस्ट जो बनते हैं वो उन्हें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से हमारे एक्सक्रीटरी टिश्यू तक लाया जाता है और उन्हें बाद में वो बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे धीरे धीरे लाइफ प्रोसेस में आने वाले, जैसे न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन और मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन। Let us consider these various process so essential to maintain life one by one. अब हम लोग एक एक करके सारे प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मूवमेंट, रिस्पायरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन। आप इन टर्म्स को चाहें तो इससे मिस्टर ग्रीन से याद भी रख सकते हैं। M से मूवमेंट, R से रिस्पायरेशन, A से सेंसिटिविटी, G से ग्रोथ, R से रिप्रोडक्शन, E से एक्सक्रीशन और N से नाइट्रोजन। यहीं पर आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन और एक एक करके ऐसे ही आता जाएगा। तो थैंक यू बने रहने के लिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें, सेफ रहें। गुड बाय।